पर्टिकुलर कॉमन एलिमेंट्स या प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। फिर मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल और फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस, मैटर का कोई भी एलिमेंट का कोई भी कंपाउंड का स्टेट चेंज होता है बट दैट्स टेम्परेरी। बट ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज जब मैटर का कंपोजिशन, मैटर की बनावट चेंज हो जाती है तो परमानेंटली चेंज हो जाती है। टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट हम एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल दिए हुए, 3 एग्जांपल ये 6 पॉइंट से रिलेटेड है। सो वी विल स्टार्ट। फर्स्ट इज LHS इज रिएक्टेंट्स, RHS इज प्रोडक्ट्स। LHS आपका रिएक्टेंट्स होता है मोस्टली आपके जो राइट हैंड साइड पे, ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके रिएक्टेंट्स होते हैं। व्हाट पर्टिकुलर एलिमेंट और व्हाट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद अदर वन, वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। एंड प्रोडक्ट्स आर ऑन दी राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट आपके राइट हैंड साइड पे होते हैं कि आपको उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा। आपको जब वो दो एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट आंसर या रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा वो होता है। Arrow determines the process of direction. Arrow determines the process of direction is basically what कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, आपका एलिमेंट यहाँ से रिएक्ट होके ये दे रहा है। अगर ये एरो उल्टा होता तो ये दोनों रिएक्ट होके ये दे रहे हैं, वैसा कि एरो डिटरमाइंस द प्रोसेस और डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। When two or more products or reactant exist, plus sign is given. आपके दो, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रहते हैं या रिएक्टेंट रहते हैं, जो मैंने यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये दोनों में है जो प्लस साइन, कि जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं तो हम अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो उनको प्लस साइन से डिनोट करते हैं। GLS that is state. GLS is nothing but gaseous, liquid and solid। ये अगर आपको और थोड़ा डिटेल में दिखाना है कि आपका जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो द एलिमेंट्स व्हिच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन दे आर इन व्हिच स्टेट। यहाँ पे A क्यों दिया है, क्योंकि एक्वस स्टेट है लिक्विड स्टेट में। S क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जिंक जो है सॉलिड स्टेट में है। कॉपर यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, वैसा होता है। लिक्विड के लिए आपका अलग अलग है। यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल जो दिया हुआ है वो लिक्विड स्टेट में है। H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो गैसियस स्टेट में है, वैसा। और अगर आपको दिखाना है कि अगर गैसियस स्टेट नहीं दिखा सकते आप तो आप अप एरो डाउन एरो दिखा सकते हो। यहाँ पे CO2 पे मैंने एक अप एरो बनाया है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो अप एरो मतलब क्या होता है, बेसिकली वो इवॉल्व हो गया, गैसियस फॉर्म में आ गया। फिर एक और डाउन एरो कहीं तो होगा, एक डाउन एरो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉपर के लिए, कि आपका जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। प्रेसिपिटेट इज नथिंग बट, समझो आप किसी चीज़ को जलाते हो तो उसका राख बच जाता है, तो कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ कुछ टाइम पे एक रेसिड्यू बच जाता है, एक प्रेसिपिटेट बच जाता है, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट या सॉलिड बोल सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे कॉपर के लिए किया है वो प्रेसिपिटेट या सॉलिड के लिए है। जो मैंने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के, कैल्शियम डाइऑक्साइड के लिए किया है वो गैसियस स्टेट के लिए। और एक्वस मतलब कि आपका जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, आपका जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड है वो एक लिक्विड स्टेट के अंदर है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। वाटरी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, वाटरी नहीं लिक्विड टू बी प्रिसाइज, एक्वस स्टेट है। यहाँ पे ZnSO4 भी एक्वस है। डेल्टा स्टैंड्स फॉर इट। आप देखोगे कि सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम लाइमस्टोन है, वो है लाइमस्टोन का फॉर्मूला। लाइमस्टोन मतलब आपके जो कंस्ट्रक्शन के टाइम में जो मोस्टली वाइट कलर के जो पत्थर होते हैं वो लाइमस्टोन होते हैं। तो जब लाइमस्टोन को हीट से पास आउट करते हो आप, हीट देते हो लाइमस्टोन को, ये डेल्टा स्टैंड्स फॉर हीट, देन इट गेट्स बाइफरकेटेड और डिवाइडेड और गेट सेपरेटेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड। Specific conditions like temperature, process, pressure, catalyst are described on arrow। आपके एरो पे कभी कभी टेम्परेचर या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रेशर रहता है। समझो यहाँ पे जो दिया हुआ वेजिटेबल ऑयल एंड व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स इट गिव्स अस वनस्पति घी। तो ये क्या होता है कि जब आपका 60 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हीट करते हो, 60 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर रखते हो और निकेल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हो तो आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है। तो फिर आपको दिया हुआ है स्पेशल इंफॉर्मेशन फॉर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इज रिटन बिलो देयर। कि समझो अज्यूम करो कि अगर मैं CuSO4 ले रहा हूँ तो ये अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो ऐसा आएगा, कि मैं इसके नीचे भी कॉन्सेंट्रेटेड लिख सकता हूँ। और समझो यहाँ पे समझो CaCO3 या वेजिटेबल ऑयल है तो ये डाइल्यूट रहेगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट? इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक दिखा दूँ कि अगर आप जब दाल बनाते हो,
जब आप खाने के लिए दाल बना रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि दाल बहुत गाढ़ी हो जाती है, मतलब क्या उसमें सीरियल कंटेंट, उसमें दाल बहुत ज़्यादा है, दाल के ग्रेन्स बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट, कि आपके पर्टिकुलर एक्वस सोल्यूशन में, आपके पर्टिकुलर या फिर एक्वस सोल्यूशन के अंदर या लिक्विड सोल्यूशन के अंदर जो सॉलिड रहता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके अंदर कंटेंट जो है समझो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है या वो एसिडिक ज़्यादा होता है तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दीजिए, और HCl है शॉर्ट फॉर्म। और अगर उसको डाइल्यूट करना हो तो आप क्या करते हो, दाल को डाइल्यूट करना हो तो आप क्या करते हो, पानी डाल देते हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, लिक्विड कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और दाल जो सॉलिड सेमी सॉलिड या सॉलिड कंटेंट है वो कम हो जाता है, दैट इज़ अ डाइल्यूट कंटेंट। सेम आप कोई भी केमिकल डाइल्यूट करने के लिए वाटर यूज़ कर सकते हो या और कोई केमिकल यूज़ कर सकते हो। जस्ट टू रिवाइज, LHS पे आपका रिएक्टेंट्स, RHS पे प्रोडक्ट, एरो क्या डिटरमाइन करता है, रिएक्शन डायरेक्शन या प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट रहते हैं तो आप उनके बीच में प्लस साइन डालते हो। G, L और S उनके स्टेट्स के लिए है, अगर गैसियस स्टेट के लिए आपको G नहीं लिखना है तो अपर एरो का साइन रहता है, और सॉलिड स्टेट के लिए लिखना है तो डाउन एरो का साइन रहता है। एंड फॉर aqueous solutions you just have to write AQ on the particular chemicals down or sub prefix whatever. Then delta stands for heat, अगर आपको कोई particular reaction ऐसा है जिसमें heat इन्वॉल्व हो रही है तो आप डेल्टा लिख के डिनोट कर सकते हो। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आर डिस्क्राइब्ड ऑन एरो। आप एरो पे भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि क्या कंडीशंस है, कौन सा प्रेशर लग रहा है, कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कौन से पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हो रहा है। समझो सनलाइट रहता है तो सनलाइट भी लिख सकते हो, फिर अगर कोई और एलिमेंट ऐड करो तो आप इसमें लिख सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ समझो डाइल्यूट HCl या कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐसा। फिर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड लिखना है तो आप उसी केमिकल के नीचे या उसी एलिमेंट के नीचे उसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं। Next we will be seeing how to balance the chemical equations. So take a good look at this one. Next is you have balancing an equation. Balancing an equation is nothing different from what we learned previous. बस फर्क ये है, what is balance? What is a balanced equation? Balanced equation is nothing but balanced equation. Balanced equation is nothing but same number of atoms or elements on both sides. ये सिंपल लैंग्वेज है, अगर आपको अच्छी मतलब साइंटिफिकल लैंग्वेज पढ़ना है तो सेम नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स ऑन द साइड्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड आल्सो ऑन द साइड्स ऑफ प्रोडक्ट, कि आपका यहाँ पे जितनी बार सोडियम, जितनी बार ऑक्सीजन, जितनी बार हाइड्रोजन यूज हो रहा है उतनी ही बार इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यूज होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट में ये पूरी तीनों इक्वेशन सेम है, बस बैलेंसिंग के टाइम है। फर्स्ट इक्वेशन है आपका NaOH plus H2SO4 gives us Na2SO4 sodium plus H2O। तो आप इसमें देखोगे सबसे पहले तो Na वो क्या है, सोडियम यूज हो रहा है, ये आपका रिएक्टेंट्स वाला पार्ट, ये आपका प्रोडक्ट्स वाला पार्ट। तो सोडियम यूज हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, हाइड्रोजन यूज हो रहा है और सल्फर यूज हो रहा है। तो फर्स्ट आपका सोडियम LHS में कितनी बार यूज हो रहा है, एक बार। आपका ऑक्सीजन कितनी बार हो रहा है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, कितना हो गया 5। हाइड्रोजन कितना यूज हो रहा है, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, कितना हो गया 3। और सल्फर कितना यूज हो रहा है, सिर्फ 1 विच इज 3। अब आपके प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे, प्रोडक्ट साइड पे देखोगे आप तो आपका सोडियम कितनी बार यूज हो रहा है, 2 बार। सल्फर कितनी बार यूज हो रहा है, 1 बार। ऑक्सीजन कितनी बार यूज हो रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, कितना हो गया 5।
हाइड्रोजन कितना हो रहा है, तो नाउ यू विल सी ये नंबर मैच नहीं हो रहा है, ये नंबर मैच नहीं हो रहा है, ये नंबर मैच नहीं हो रहा है, और ये नंबर, मतलब आपका ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। फिर आपने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने ये 2NaOH पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कि मतलब 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड या 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एलिमेंट है, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के आइटम्स है वो बढ़ा दिए, कि यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अभी आपका इक्वेशन होगा सेकेंड वाला, 2NaOH plus H2SO4 is equal to Na2SO4 plus H2O। आपका यहाँ पे सोडियम यूज हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, हाइड्रोजन यूज हो रहा है, सल्फर यूज हो रहा है। फिर आपका आता है आपका रिएक्टेंट पार्ट, फिर आता है आपका प्रोडक्ट पार्ट। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने अभी इस पर्टिकुलर इक्वेशन को चेंज करने के लिए सिर्फ पहले वाले एटम में या पहले वाले एलिमेंट या कंपाउंड में दो मल्टीप्लाई किया है। तो आपका हो गया 2 × Na, 2Na, मतलब दो सोडियम यूज हो रहा है। फिर आपका आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 2 × O, 2O, मतलब 2 ऑक्सीजन और ये वाला 4 ऑक्सीजन, कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन। फिर आता है आपका हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया, 4। अब सल्फर कितना हो रहा है इसमें, 1। ये आपका रिएक्टेंट पार्ट। अब आप इस पे जाओ, यहाँ पे सोडियम कितना है, 2, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 और ये 1 हो गया 5, और हाइड्रोजन कितना है, 2। तो आप देखोगे कि ये और ये मुझे इक्वल मिल गया, और ये इक्वल नहीं मिल रहा, तो फिर भी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन में आपका है 2NaOH plus H2SO4 plus Na2SO4 sorry gives us Na2SO4 plus 2H2O। पहले इक्वेशन में ये चेंज था, अभी इस इक्वेशन में ये और ये चेंज है। फिर से आप देखोगे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में आता है सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। पहले सोडियम देखोगे आप, यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 सोडियम, यहाँ पे भी 2 सोडियम है, 2 सोडियम, एक बार। अब आता है आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2, ये 4 ऑक्सीजन, 2 + 4 6, यहाँ पे आपका 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया, 6। हाइड्रोजन आपका, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया, 4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और ये 2 है, 2 × 2 कितना हो गया, 4, ये भी हो गया, सॉरी 4। सल्फर है आपका, सल्फर एक ही है, यहाँ पे भी एक है। देखोगे अभी आप सब एलिमेंट्स, सब एटम्स टैली हो गए। तो बैलेंसिंग इज इक्वेशन बहुत इजी है, बस फ़र्क ये है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ का एलिमेंट जितना है, यहाँ का नंबर जितना है, वो इसी नंबर से मैच होना चाहिए, और या फिर आप यहाँ चेंज करोगे तो आपको यहाँ सेम आना चाहिए। सो बैलेंसिंग इक्वेशन या बैलेंस्ड इक्वेशन का डेफिनेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है। सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।